थंबनेल को देखकर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कागज़ और पेन का प्रयोग किए बिना ही ट्रिक द्वारा बिल्कुल सटीक उत्तर निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है बच्चों, दो गोलों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए, आयतनों का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का पूछा है, तो आप उसका घनमूल ले दीजिए। तो 8 का घनमूल कितना होगा? 2 होगा, और 27 का कितना होगा? 3 होगा, यानी कि क्यूब रूट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वो होती है प्राइम नंबर जो कि अपने से अलावा और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो ऐसी संख्या यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है आपका 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका अंतर 26 हो और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ऑप्शन देखिए, 30 और 10 का अंतर 20 होगा, तो ऑप्शन नहीं होगा ये। और यहाँ पर देखिए 50 और 24, इसका अंतर कितना होगा? 26 होगा, लेकिन एक संख्या दूसरी की 3 गुनी नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 13 और 39, एक संख्याओं का अंतर कितना है? यहाँ 26 है, लेकिन एक संख्या दूसरी की 3 गुनी भी है, तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा। अगला और देखते हैं, यानी कि 8 तिया 24 3 गुनी है, लेकिन इनका जो अंतर है वो 16 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, संख्याओं का अंतर 26 है और इनका एक संख्या दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यदि समीकरण युग्म इतने और इतने द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं तो कौन सा प्रतिबिंब सही होगा? तो समपाती क्या होता है बच्चों? जब समीकरण के अनेक हल हों। ठीक है, तो अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आपके तीनों बराबर हों। अब यहाँ पर क्या हो, अगर ये हो कि रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेदी हों तो ये पहला वाला सही होता। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे में चली गई दूरी। देखिए, जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी, अनुकूल जाएगी, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। 10 और 4 14 हो जाएगा, यानी कि चाल हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 घंटे में 14 पंजे 70 किलोमीटर ये जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है ए, वो यहाँ पर सही होगा। लेकिन ये प्रतिकूल जाती तो इनकी जो चाल घट जाती, यानी कि 10 - 4 कितना हो जाता? 6 हो जाता। 6 पंजे 30, तब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्विघात समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग है। तो मूलों का योग होता है कितना? b/a। b होता है x का गुणांक, तो ये कितना है? -b/a होता है ना, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 3/5। a का मान यहाँ पर कितना है? 5। a, b और c, तो ये होगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चित्र में AB 3, AC 6 और BD 2 है और CD 4 है, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा, यानी कि BAD और CAD। देखिए, ये भुजाएं हैं, इन भुजाओं का अनुपात कितना होगा? 3 और 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 होगा, यानी 1:2। और इसका BD और CD का अनुपात ये 2 और 4 है, तो इनका अनुपात भी कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, जब इन भुजाओं का अनुपात BD और CD के अनुपात के बराबर है, तो क्या होगा? AD जो है इस कोण का, इस वाले कोण का, BAD का क्या होगा? समद्विभाजक। क्योंकि किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। जब ये समद्विभाजक है तो इन दोनों कोणों का अनुपात बराबर होगा। 1:1 दिया हो, 2:2 दिया हो, या 3:3 दिया हो। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें 1:1 दिया है, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ तथा b बराबर xy3 है, जहां पर x और y क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो a b का HCF यानी कि आपका मैस है। तो मैस में क्या करते हैं बच्चों? छोटी घातें लेते हैं, जो छोटी घात होती है। तो देखिए, यहाँ पर x की जो छोटी घात है वो यहाँ पर कितनी है? 1 है,
और y की छोटी घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो छोटी घात 2 है। तो हमारा जो HCF यानी में से हो जाएगा XY²। तो XY² यानी छोटी घात आपको लेनी है। लेकिन अगर आपसे लेस है LCM पूछा जाता तो आपको क्या करना होता, आपको बड़ी घातें लेनी होती, तब होता x की घात 3 और y की घात 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का कोण होता है। ध्यान रखिए, वृत्त के चतुर्थांश का जो कोण होता है वो हमेशा 90 अंश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संख्या 3.27, इस पे यहाँ पर बार लगा हुआ है 1। ये कैसी संख्या है? देखिए, ये एक जहाँ पर बार लगा हुआ है वो एक रिपीटिंग नंबर होता है, और रिपीटिंग नंबर को हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में होती है वो क्या होती है? वो एक परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक मीनार की लंबाई उसकी छाया यानी परछाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब मीनार की लंबाई या स्तंभ की लंबाई उसकी छाया के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 अंश का ही होता है। ठीक है, लेकिन यदि छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी हो तो उन्नयन कोण हमेशा क्या होगा आपका? फिर होगा आपका 30 अंश का। ठीक है, ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु P3,4 की मूल बिंदु से दूरी। जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया है इसका वर्ग कर दीजिए और उसका वर्गमूल ले दीजिए। 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16, तो 16 9 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मूल बिंदु के लिए ध्यान रखना, आपको मूल बिंदु के लिए यही यूज करना है। जो दिया है उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए, उसका वर्गमूल ले दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। देखिए, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं क्या होती है कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। और हमें किसमें दिया है? संगत भुजाएं अनुपातिक और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। देखते ही आप बस इसका आंसर चूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि tan a बराबर √3 और tan b बराबर 1/√3 तो tan a + b का मान होगा। देखिए, बहुत आसान है। tan a √3, तो √3 tan में कितने का होता है? 60 का मान, तो a बराबर 60 हो गया। और 1/√3 tan में होता है, केवल tan में आपको देखना है, वो होता है 30 का, तो b का मान 30 हो गया। यानी a बराबर 60 और b बराबर 30, 60 और 30 90। तो tan 90 क्या होता है? tan 90 होता है अनंत यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। ध्यान रखना है, यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो जितनी त्रिज्या को गुना कर दिया गया उसका वर्ग कर दिए। 2 गुनी की गई है तो 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा? 4। तो यानी कि आयतन जो होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। ये ट्रिक आपको शंकु और बेलन दोनों में ही काम करेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यदि ऊंचाई 2 गुनी कर दी गई है या 3 गुनी, ऊंचाई 2 गुनी कर दी गई है तो आयतन 2 गुना ही हो जाएगा, और ऊंचाई 3 गुनी करेंगे तो आयतन 3 गुना ही हो जाएगा। लेकिन त्रिज्या जितनी गुना करेंगे उसका वर्ग कर दीजिए। 2 गुना किया गया है तो 2 का वर्ग 4 होगा, 3 गुनी कर दी गई है तो कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9, तो आयतन 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है बच्चों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। देखिए, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा, और 12 का आधा 6 होगा। इनका वर्ग कर दीजिए, यानी 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 64 और 36 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। तो यानी कि इसकी जो भुजा हो जाएगी वो होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो इसका वर्गमूल ले दीजिए। 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का कितना होगा? 3, तो 2:3। तो 2:3 हमें ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का पूछा है, तो आपको उसका वर्ग कर देना है। अगर ये क्वेश्चन होता भुजाओं का अनुपात ये है 4:9, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाता 16:81। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता। क्वेश्चन नंबर 18,
बिंदु -6,8 की y अक्ष से दूरी होगी। जब y से पूछा है तो आपको x निर्देशांक लिख देना है, यानी कि 6 मात्रक। और दूरी हमेशा किस में होती है? प्लस में। ये नहीं लेना है, आपको ये लेना है। y से पूछा है तो x लिख दीजिए, ठीक है। और x अक्ष से पूछता है तो आपको y, यानी फिर हमारा ये ऑप्शन सही होता डी वाला, ठीक है। दोनों ही प्रकार से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले ट्रिक्स में देखिए, यहाँ पर अंकों का योग 9 किसका है? 5 और 2 7। यहाँ 9 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 और 2 9, 6 और 3 9 और 6 और 3 9, तो इसमें सभी 9 है। आगे क्या लिखा है? यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 72 में अगर बदलेंगे तो ये कितना होगा? 27 होगा। कोई भी संख्या जब जोड़ने पर कम नहीं होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा हमारा। 6 अगर यहाँ हम करेंगे तो ये 36 होगी, 63 है तो ये 36 हो जाएगी, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है कभी भी। अब देखिए, यहाँ पर अंकों का योगफल 9 है, अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कोई सॉल्यूशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बस इस ट्रिक का ही आप यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, यानी कि 6 गुनी। हमें ऑप्शन देखना है जहाँ पर 6 गुने का अंतर हो, ठीक है। तो 4 6 24 6 गुना है, ये भी 6 गुना है, ये भी 6 गुना है, ये 6 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया। अब आगे 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। दोनों में 4 4 जोड़िए, देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 28 हो गया। तो ये 4 गुनी, यहाँ पर 6 गुनी नहीं, 4 गुनी की बात कर रहा है ना, तो ये 8 हो गया, ये 28। तो यहाँ 4 गुने तो नहीं है, क्योंकि 8 दिए वो होगा। अब यहाँ पे देखिए, 4 जोड़ेंगे तो ये 9 साल का हो जाएगा, और ये आपका 34 होगा, तो ये भी 4 गुने का अंतर नहीं है यहाँ पे। यहाँ 4 जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया? 40। तो कितना है? 4 गुने का अंतर हो गया। अब वैसे भी देखिए, दोनों में 6 गुने का अंतर है, 6 गुनी है नहीं, 6 6 36, और 4 साल बाद ये 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। तो बिना कोई सॉल्यूशन के आप ऐसे ही इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल का व्युत्क्रम। ध्यान रखिए, गुणनफल का व्युत्क्रम, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान कितना? देखिए, a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, यानी कि 4/3। तो गुणनफल 4/3, लेकिन गुणनफल का व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो 4/3 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 3/4। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 22, दिए बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग का मध्यमान। पहले बहुलक वर्ग देखिए क्या होगा, यानी कि मॉडल क्लास। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो होती है बहुलक वर्ग, यानी मॉडल क्लास। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ है, तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग, लेकिन इसका मध्यमान पूछा है, ठीक है। मध्यमान या वर्ग चिन्ह, यानी कि मिड वैल्यू। तो 30 और 20 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। मध्यमान होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर दीजिए। 30 और 20 50 का आधा कितना होगा? 25, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमने लिया है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच का कोण 35 अंश हो। उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण हो। देखिए बच्चे, स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बीच के जो कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। अगर ये 35 अंश दिया है तो 180 में से 35 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 145, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यानी कि स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बीच का कोण आपको ध्यान रखना 180 अंश होता है। ये जितना भी दिया है 60 दिया है, तो 180 में से 60 माइनस कर दीजिए तो आपका 120 आ जाएगा। इस तरीक़ा से आपको ही ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिज्याओं 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास पूछा है, ठीक है। अब देखिए, जो वृत्त होगा उसका जो त्रिज्या होगी इन दोनों त्रिज्याओं के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होगी। तो 24 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा? 576। 7 का वर्ग होगा 49, तो 576 49 हो जाएंगे 625, और 625 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों? 25 आएगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या 25 हो जाएगी, लेकिन पूछा है व्यास, तो व्यास 25 का 2 गुना क्या होगा? 50 सेंटीमीटर।
व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, जोड़ दीजिए 625, 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, तो त्रिज्या 25 होगी। और लेकिन हमें पूछा है व्यास, तो व्यास इसका डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन। जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो बच्चों हमेशा उनके आयतन कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, तो आयतन वही रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फिर ऐसा ये क्वेश्चन आया है, दो गोलों की त्रिज्याओं में 3:2 का अनुपात है। यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, वक्र पृष्ठों का अनुपात पूछा है। वक्र पृष्ठों का पूछा है, इसका वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, यानी कि 9:4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन आयतनों का अनुपात पूछा होता तो आप इसका घन कर देते, कितना हो जाता, यानी 3 3 9 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 27 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाता, 8 हो जाता। आयतनों का पूछता तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता। पृष्ठीय क्षेत्रफलों के लिए वर्ग करना है, आयतनों के लिए क्या करना है, घन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना उपयोगी होता है। किसके लिए होता है, माध्य के लिए, बहुलक के लिए, माध्यक यानी कि माध्यिका के लिए, या तीनों के लिए। हमेशा हम बनाते हैं जब संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं तो वो होता है आपका माध्यिका निकालते समय, यानी कि माध्यक में। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या होती है। त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं क्या बच्चे, वो होती हैं केवल 3 माध्यिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29, समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। दो अर्धगोले हैं जिनकी त्रिज्या बराबर है, आर है, उन्हें जोड़कर क्या कर दिया, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक ठोस गोला बन जाएगा, एक गोला बनेगा। और हम यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या उतना होता है, वो होता है 4πr²। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है नहीं, दोनों अर्धगोलों को जोड़कर जो बनेगा वो होगा एक गोला होगा, गोले का वक्र पृष्ठ होगा 4πr²। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। समपूर्णांक का रूप होगा 2q होगा समपूर्णांक के लिए, लेकिन विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा, 2q+1। अगर यहाँ होता विषम पूर्णांक का रूप होता है तो 2q+1 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना दिया हुआ है तब ए बी का HCF यानी कि में से होगा। में से के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि छोटी घात लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 की जो छोटी घात है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि 2 आ जाएगी, और यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 की छोटी घात कितनी, यहाँ पर 2 है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 5 की छोटी घात कितनी, यहाँ पर 1 है, तो ये में से होगा, गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 नम्मा 180। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। लेकिन लैसे की बात करता तो यहाँ पर 2 की घात 3 आती, और 3 की घात भी 3 आती, और 5 की घात कितनी आती, 4 आती, और उनकी गुणा करने पर जो आएगा वही इसका लैसे होगा। में से में छोटी घात और लैसे में आपको लेनी है बड़ी वाली घातें। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया हुआ है कि एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो आपको याद रखना है, यदि मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा होता है 45 अंश। लेकिन जब छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा बच्चों 30 अंश। आपको ये एक सूत्र के रूप में, ट्रिक के रूप में बस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। दोनों ही गोले हैं, जो बनाया गया वो भी गोला है। तो अब बस आपको क्या करना है, आयतन निकालने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, 8 का घन कर दीजिए, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होगा 512, और 2 का घन, क्योंकि त्रिज्या 2 है तो 2 का घन कितना होगा 8, तो 512 में आप 8 का भाग दीजिए, कितना आएगा 64। तो गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। बस यही इसकी ट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है,
परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। त्रिज्या पूछा है तो उसकी जो त्रिज्या होगी इन दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। 8 और 6 कितना होगा? 14 होगा। तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो आपका 14 ही होगा। लेकिन अगर ये लिखा हो, जैसा कि पहले क्वेश्चन आया है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, तब कितना होगा? तो आप इनका वर्गों का योगफल करिए। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग कितना होगा? 36, तो जोड़कर 100 हो गया। 100 का वर्गमूल ले देना आपको, कितना आएगा? 10। तो तब त्रिज्या हो जाती 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, किसी तल में दी गई रेखाओं के लिए निम्न में कौन सा कथन संभव नहीं है? यहाँ पूछा संभव नहीं है। तो देखिए, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसा हो सकता है, संभव है। दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ऐसा भी हो सकता है। दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर इसमें डी देखिए, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी, ये दोनों बात संभव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। हमें पूछा है संभव नहीं है, ठीक है नहीं, तो ऐसा ही संभव नहीं है, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती हैं। 35 में देखेंगे, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा? देखिए, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कीजिए। 13 है सबसे बड़ी भुजा, तो 13 का वर्ग कितना होगा? 169, यानी कि 169। अब बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कीजिए। 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 49 और 81 जोड़ेंगे कितना होगा? 130 होगा। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा है। जब बड़ा है तो त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। लेकिन ये बराबर होगा तो होता समकोण, और ये छोटा होता सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से, तो होता आपका न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 36, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। गीता के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 50, और कुल रुपये कितने हैं? 75। तो संख्या बतानी है हमें। देखिए, अब पहले 50 देखते हैं। 35 और 15 50, 35 और 20 55, ये ऑप्शन गलत है। 35 और 15 50, और ये भी 50 हो गया। अब दूसरी बात देखिए, कुल रुपये हैं 75, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। देखिए, 35 के 1 रुपये वाले सिक्के 35 हो जाएंगे, और 15 वाले 2 होंगे तो 30। तो 35 और ये आपके 30 हो जाएंगे कितना? 65। तो ये तो ऑप्शन ये भी गलत है, क्योंकि कुल 75 रुपये हैं। यहाँ देखिए, तो 1 रुपये के 15 सिक्के हैं तो 15 रुपये हो गए। 35 वाले 2 सिक्के हैं तो 70, 70 और 15 ये हो गए 85। तो कुल 75 रुपये हैं, तो ये 85 बैठते हैं, तो ये भी गलत है। तो यही ऑप्शन सही होगा। चेक करते हैं। 25 और 25 50 सिक्कों की संख्या होगी, और 1 रुपये वाले 25 सिक्के हैं तो 25 रुपये हो गए, और 2 रुपये वाले 25 सिक्के हैं तो 25 दूनी 50, 50 और 25 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही है। तो क्वेश्चन को देखिए, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल गया। बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए, मूल बिंदु से जब दूरी पूछा है तो आप इसका ही वर्ग कर दीजिए। 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, 64 और 36 100 हो गए। 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कोई हमें सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, कि साइन 75 बटे कॉस 15 का मान होगा। देखिए, 75 15 कितने हो गए? 90, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि पूरक हैं। जब ये पूरक कोण है और साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में होता है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कोई संख्या और नहीं है तो इसका मान 1 ही होगा। दिए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देखिए, बिंदु P कौन से में है? यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों माइनस में आते हैं। तो x देखिए, यहाँ पे ये x है, कितना है? यहाँ पर 4 है, और y कितना है? 3। तो यानी कि -4, -3 हो जाएंगे। तो -4, -3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। पहले x लिखा जाएगा, बाद में y। ये वाला x पे होगा, ये y पर है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, उस गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा जो 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन से काटा जाता है? ठीक है नहीं, घन की जो क्यूब है उसकी भुजा कितनी है? 6 है। घन से बनाए गए बड़े से बड़े जो गोला होगा
उसका व्यास जो होगा बच्चों वो घन की भुजा के ही बराबर होगा। और घन की भुजा यहाँ पर 6 है, तो गोले का जो व्यास होगा वो भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। अगर कोई बेलन बनाया जाता है या शंकु बनाया जाता है तो उसका व्यास और उसकी ऊंचाई भी घन की भुजा के ही बराबर होगी। यही आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक बेलन तथा शंकु समान आधार और समान ऊंचाई के हैं, यानी कि दोनों की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई बराबर है, तो आयतनों का अनुपात होगा। देखिए बेलन और शंकु के आयतनों का क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो बराबर होता है, केवल शंकु में 1/3 लग जाता है। बेलन का आयतन जैसे होगा πr² h और शंकु का होता है बस 1/3 लगा देते हैं, πr² h ही होता है। ये कट गया तो यहाँ 1 और 1/3 तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/1, यानी कि 3:1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 42, किसी त्रिभुज के शीर्ष तथा सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज का कहलाता है। सम्मुख भुजा, शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? वो होती है बच्चों माध्यिका कहलाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो उसकी क्या होती है? माध्यिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की जितनी संख्याएं हैं उन सभी को आप जोड़ दीजिए, इनका योगफल कितना होगा? 45। ठीक है, इनके योगफल में इन संख्याओं का भाग दे दीजिए। संख्या कितनी है? 9। तो 45 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु, संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है बच्चों? हमें इससे माध्यिका यानी कि माध्यक प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, ऐसे क्वेश्चन ही बच्चों अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन किसका मेल है? सुराही आपने देखा है कि ऊपर जो गर्दन होती है बेलन के आकार की होती है और उसके जो नीचे वाला आधार होता है वो एक क्या होता है? गोले के आकार का होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एक गोला और एक बेलन, यही इसका ऑप्शन सही होगा। ऊपर उसमें से क्या होता है? बेलन होता है, गर्दन जो होती है बेलन के आकार की, और नीचे वाला उसका होता है गोले के आकार का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि 9 sec² a माइनस 9 tan² a बराबर है। यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा sec² माइनस tan²। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो 1 गुणा 9 बराबर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 दिया है दीघा समीकरण के, यहाँ पर हमें मूलों के लक्षण दिए हैं तो उसके लिए हमें डी चाहिए। डी होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b कितना है? √5। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, और 4ac यानी b² माइनस 4ac, तो a और c हो गया 2 एकम 2 4 दूनी 8, यानी 4ac आ जाएगा 8। तो ये कितना होगा? -3 आएगा। जब d का मान माइनस में होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, केवल आपको d निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर हम देखिए बच्चों समांतर माध्य भी पढ़ते हैं, बहुलक भी पढ़ते हैं और माध्य का भी पढ़ते हैं, केवल मानक विचलन इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल होगा। जब आपको समांतर माध्य दिया है, योगफल निकालना है, तो जिसका समांतर माध्य दिया जितनी संख्याओं का उससे गुणा कर दीजिए। तो 45.6 को हम 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 456। तो इसका जो योगफल हो जाएगा 456 किलोग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि समांतर माध्य को पदों की संख्या से गुणा करने पर हमें योगफल प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? देखिए त्रिज्या 3 गुनी कर है। जब त्रिज्या 3 गुनी कर दी गई है तो आयतन कितना होगा? 3 का ही आप घन कर दीजिए।
3 का घन होगा 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि आयतन जो होगा वो 27 गुना हो जाएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ कितने गुना होगा, तो वक्र पृष्ठ के लिए इसका हमें वर्ग कर देना है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये वक्र पृष्ठ होता 9 गुना, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमने थोड़ा सा फास्ट किया है ताकि आप इसको जल्दी से कर सकें। ट्रिक्स को और समझने के लिए इस वीडियो को आप दोबारा से एक बार जरूर देख लेना। दो गोलों के आयतनों का अनुपात न दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। जब आयतनों का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का कैसे निकालेंगे, इनका घनमूल ले लीजिए। 64 का घनमूल कितना होगा, 4, और 27 का होगा 3। तो त्रिज्याओं का अनुपात हो गया 4:3। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का निकालना, इसका वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, यानी कि 16:9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने इन 50 प्रश्नों को पूरा किया है जो हमने ट्रिक्स के माध्यम से समझे हैं। तो आप को ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।